Hello everyone, I Braghu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English। जैसे कि आपको याद होगा पिछले कुछ सेशन से हम लोग नाउन को कंप्लीट करने की कोशिश किए और जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे नाउन के उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह के एरर डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाई करने हैं हमने सीखा। देखिए मैं आपको डे वन से एक बात बोलते आ रहा हूँ, इंग्लिश को सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हम किसी भी लैंग्वेज को बहुत जल्दी रटने की कोशिश करते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें इसको सीखना है और जितना हम इसको सीख जाएंगे उतना ही आसान होगा इसे इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो आज हम लोग एक और सेशन को लेकर आए हैं। देखिए इस सेशन के बारे में एक और बात खास है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इस कंप्लीट चैप्टर के बारे में एक बहुत खास बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके आने वाले जितने चैप्टर्स हैं उनमें लिंक रहेगा। चाहे फिर आप कॉम्प्रहेंशन का कोई भी टॉपिक पढ़ें, पैराजम्बल देखें, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का फॉर्म जो है, क्लोज पैसेज करें, या कोई भी एरर डिटेक्शन का पार्ट होगा, आपको ये टॉपिक ज़रूर मिलेगा, राइट। तो हम इसे सीखेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, राइट। बोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड अ वर्ड इज रिटन, दैट इज प्रोनाउन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको प्रोनाउन नहीं कहना है, दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब प्रोनाउन शब्द को हमने दो भागों में बांट दिया, प्रो प्लस नाउन, राइट। प्रो शब्द का मतलब क्या होता है, देखिएगा, फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ मतलब के वास्ते, के बदले। किसके बदले? नेम, यानी किसकी बात कर रहे हैं? नाउन। यानी सेंटेंस में नाम के बदले जिस शब्द की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो शब्द नाम के बदले आता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ये शब्द चीख चीख कर कह रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। अच्छा, कब यूज़ करना है? ज़बरदस्ती? बिल्कुल नहीं। एक वर्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब तक सेंटेंस में हमारा नाउन क्या नहीं होगा? रिपीट नहीं होगा, यानी रिपीटेशन ऑफ नाउन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, राइट। अब देखिए प्रोनाउन भी एक फैमिली है, फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं, तो प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझने हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एरर डिटेक्शन या किसी भी पॉइंट को जस्टिफाई कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहला जो आपका प्रोनाउन आता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल शब्द इंग्लिश के एक शब्द से ही बना है, आप देखेंगे तो यू विल फाइंड क्या लिखा हुआ है, पर्सन। पर्सन माने व्यक्ति और पर्सनल माने व्यक्तिगत, यानी सीधी बात, ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या किसी के नाम के बदले आते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन, राइट। और पर्सनल प्रोनाउन को तीन कैटेगरी में बांटा गया, सिंपल सी बात, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है आपका? वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, या कोई नाम या कोई भी अन्य वर्ड जो इस कैटेगरी में शामिल हो। तो पर्सनल प्रोनाउन को तीन कैटेगरी में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी सामान्यता, यानी जनरली, ये बात ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन रोकने के लिए जिन प्रोनाउंस की जरूरत है उन्हें ही क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोनाउन क्या लिखा है, पढ़िए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए नाम से मतलब समझ में आता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शन। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी नई मूवी रिलीज होती है, उससे पहले एक टीजर आता है या ट्रेलर आता है। अच्छा, टीजर और ट्रेलर रिलीज करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सोचिए, जिससे एक क्यूरोसिटी क्रिएट हो, राइट, कि मूवी देखने लायक है या नहीं। अब जरा ध्यान दें, उस ट्रेलर ने या टीजर ने इंडिकेट किया मूवी कैसी होगी, हाँ या ना? यानी ट्रेलर या टीजर क्या इंडिकेशन का काम करते हैं, वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इंग्लिश में क्या काम करते हैं? इंडिकेशन का। किसको इंडिकेट करते हैं? नाउन को। और कुछ वर्ड्स की हेल्प यहाँ ली जाती है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। एक वर्ड है सच, जिसे कुछ लोग इसको प्रोनाउन मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बट एक्चुअल ग्रामर में ये आपका प्रोनाउन है। सच अ नाइस पर्सन, है ना, हम इसको प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, वो हम लोग आगे देखेंगे, राइट। अब मैंने लिखा दिस इज अ कार। कार क्या है? एक नाउन। अब देखिए दिस इसको क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंपल सा लॉजिक, राइट। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो, या इन दोनों के अलग अलग पॉइंट समझ में आए हों। आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज करता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, राइट। देखिए चीज़ों को जितना सीखेंगे उतना आसान है। इंग्लिश में चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, लॉन्ग लास्टिंगली याद रखने के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो तो प्रोनाउन हैं उन्हें ज़रा ध्यान से समझिएगा।
देखिए क्या लिखा है, एम्फेटिक प्रोनाउन और दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। इन दोनों को जरा समझते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये दोनों लगभग बराबर हैं। बराबर क्या है इनमें कि इनकी पहचान ये है कि इन दोनों के अंत में या तो सेल्फ मिलेगा या सेल्व्स, लेकिन डिफरेंस क्या है वो ज़रा समझते हैं। आप लोगों को याद होगा, हम में से बहुत सारे लोग जब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लोग एक वर्ड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, माई सेल्फ राम, माई सेल्फ जॉन, राइट। ग्रामेटिकली तो गलत है ही है, कॉन्सेप्चुअली भी गलत है। कैसे, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। मैं हिंदी के एग्जाम्पल को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। स्कूल टाइम पर दोस्त होते थे ना, साथ में जाया करते थे स्कूल जाना। तो हुआ ये कि 10th क्लास में एक बंदा था, अपने ग्रुप में जाता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसे एक लत लग गई, एडिक्शन हो गया स्मोकिंग का, राइट। स्मोकिंग करता था, ठीक था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके किसी फ्रेंड ने देख लिया और उसके फ्रेंड ने उसके घर जाकर शिकायत की कि मैंने राजीव को स्मोकिंग करते देखा। क्या कहा, मैंने राजीव को स्मोकिंग करते देखा। तो आई सॉ राजीव स्मोकिंग। अब उसके घर जाकर शिकायत की, उसके फादर मानने वाले नहीं थे, तो उसने दोबारा खुद को क्या किया, प्रेशराइज किया, एम्फसाइज किया, राइट। कैसे बोला, मैंने स्वयं राजीव को स्मोकिंग करते देखा। तो अब इंग्लिश में उसने क्या बोला, आई माई सेल्फ सॉ राजीव स्मोकिंग। उसके फादर अभी भी मानने तैयार नहीं कि हमारा बेटा भाई कैसे स्मोकिंग करेगा, हम जानते हैं। तो उसने बोला मेरे पास एक और विटनेस है, क्या, कि राम ने स्वयं राजीव को स्मोकिंग करते देखा। राम himself saw राजीव स्मोकिंग, राइट। उसी तरह मीरा ने स्वयं राजीव को स्मोकिंग करते देखा। मीरा herself saw राजीव स्मोकिंग। जरा ध्यान दें, इन तीनों शब्दों में जैसे माई सेल्फ का हिंदी मतलब क्या आया, स्वयं। हिमसेल्फ का हिंदी मतलब स्वयं, हर सेल्फ का हिंदी मतलब स्वयं। तीनों का मीनिंग सेम है, हाँ या ना। क्या मैंने इंटरचेंज कर सकते हैं, माई सेल्फ की जगह हिमसेल्फ, हिमसेल्फ की जगह माई सेल्फ, हर सेल्फ की जगह माई सेल्फ या हिमसेल्फ लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या माई सेल्फ अपने अकॉर्डिंग आया या आई के अकॉर्डिंग, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल आंसर सही है, किसके अनुसार आया, आई के अनुसार। वैसे ही हिमसेल्फ किसके अनुसार, राम के अनुसार। हर सेल्फ किसके अनुसार, मीरा के अनुसार। यानी सेल्फ वाले वर्ड क्या अपने आप आ रहे हैं या जिसे एम्फसाइज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यानी जब तक सेंटेंस में एम्फसाइज करने के लिए शब्द नहीं है, हम इसका यूज क्यों करेंगे, राइट। तो इसीलिए जब भी आप खुद को इंट्रोड्यूस करें, नेवर से माई सेल्फ सो एंड सो। सिंपल सा है, या तो बोलिए माई नेम इज, या आप बोल सकते हैं आई एम। हाँ, अगर दोस्तों में डिस्कशन हो रहा है तो दिस इज भी बोल सकते हैं, सेम ग्रेड में। लेकिन इंटरव्यू वगैरह में नेवर यूज दिस वर्ड, राइट। चलिए, तो यहाँ आपने देखा कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ क्या काम कर रहे हैं, एम्फसाइज करने का। और एम्फसाइज जो प्रोनाउन करेगा उसे ही क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ हटा दूँ, क्या सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट होगा, ज़रा जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल नहीं होगा, मीनिंग फिर भी कंप्लीट रहेगा, क्योंकि ये तो केवल क्या काम कर रहे हैं, एम्फसाइज करने का। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। वापस आते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव पर। पॉज कर कर नोट कर लीजिएगा जो भी आपको बात समझ नहीं आई हो, राइट। समझ में आ रही हैं चीज़ें, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझाने के लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। आप लोगों ने शायद सुना हो, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। सुना है या नहीं? अब कुछ लोग हिंदी में ऐसे सकर्मक अकर्मक क्रिया करके पढ़ते हैं, हम इसको समझते हैं, समझ में आ जाएगा तो आगे इश्यूज कोई होंगे ही नहीं। मैंने बोला ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। मैंने यहाँ वर्ब की जगह लिख दिया ट्रांजिटिव सिंग। देखिए सिंग की स्पेलिंग भी मैं अलग ही लिख रहा हूँ, तो डोंट पैनिक, है ना। ट्रांजिटिव सिंग, इंट्रांजिटिव सिंग, किसी का नाम तो नहीं भाई, है ना, वरना लिखना बड़े डिस्क्लेमर, ऑल द कैरेक्टर शोन हियर आर फिक्टिशियस, है ना। चलिए, तो एक दिन ट्रांजिटिव सिंह और इंट्रांजिटिव सिंह ने सोचा कि पिकनिक पर चला जाए। अब पिकनिक पर जाते हैं तो रास्ते में मिलता है तालाब। तालाब को क्या कहेंगे, पॉन्ड। अब तालाब
वेन्यू पर पहुंचना है तो यू हैव टू क्रॉस दिस पॉन्ड। अब भैया बात आई ट्रांजिटिव सिंह की। ट्रांजिटिव सिंह भाई सरेंडर। क्यों सरेंडर हो गए? बोले अपने को तो तैरना ही नहीं आता, और जब तैरना नहीं आता तो पहुंचेंगे कैसे? तो जैसे ही ट्रांजिटिव सिंह ने बोला कि मुझे तैरना नहीं आता, तो उनकी नज़र पड़ी पास में रखी एक बोट पर। उन्होंने बोला अपना काम हो गया। उन्होंने इस बोट की हेल्प ली और अपना टास्क कंप्लीट किया। ये बोट क्या थी? वस्तु। वस्तु को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? राइट। अब बात आती है इंट्रांजिटिव। अब देखिए समझने वाली बात है, शो ऑफ करने का मन करता है जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा आती है। तो ट्रांजिटिव सिंह बोले भाई अपने को किसी की ज़रूरत नहीं है, अपन को तो तैरना आता है। तो ट्रांजिटिव सिंह ने बिना बोट की हेल्प के अपना टास्क कंप्लीट किया और कहाँ पहुँच गए? वेन्यू पर। सीधी बात समझने की, ट्रांजिटिव सिंह ने बोट की हेल्प क्यों ली? क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। क्या इंट्रांजिटिव सिंह ने ली? नहीं, क्योंकि तैरना आता था। तो बस ऐसी वर्ब जिन्हें किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उन्हें क्या कंप्लीट करना है? अपना मीनिंग। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिखूं, राजेश ब्रोक द जग। ब्रोक तोड़ा। क्या तोड़ा? जग। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसने तोड़ा? राजेश ने। तो राजेश क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब जरा देखिए वर्ब को किसकी जरूरत हुई? ऑब्जेक्ट की। तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। इसका मतलब ब्रोक कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव। मैंने बोला स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। ट्विंकल करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ रही है? बिल्कुल नहीं। यानी इस सेंटेंस में क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट। स्टार्स क्या हुए? सब्जेक्ट। ट्विंकलिंग क्या हुई? वर्ब। ये अदर वर्ड्स मानिए अभी। इसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो हम समझेंगे बाद में, राइट। यानी इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग भी कंप्लीट है। इसका मतलब ये कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव। राइट। समझ में आ रही होगी बात। ट्रांजिटिव वर्ब जिन्हें किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की, अपना मीनिंग कंप्लीट करने। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब है? जिनके साथ ऑब्जेक्ट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट पर। ध्यान दीजिए, इन्हीं चीज़ों को रिलेट करते चलोगे तो लेट मी टेल यू, आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ बहुत छोटा सा। मैंने लिखा I enjoyed the movie last night. ध्यान दीजिए, काम क्या किया? एंजॉय किया। वर्ब। किसने एंजॉय किया? I, सब्जेक्ट। क्या एंजॉय किया? मूवी, ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये कौन सी वर्ब हो गई भैया? ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। लास्ट नाइट एडवर्ब में काउंट होगा, अदर वर्ड्स मानिए अभी। अगला एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिए। मैंने लिखा I enjoyed in the party। जल्दी से बताइए यहाँ सब्जेक्ट क्या है? I, वर्ब क्या है? enjoyed, ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा, इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से एवरीवन। हाँ, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है या नहीं? आई एंजॉयड इन द पार्टी। जल्दी बताइए। तो आपको पढ़ने में लगता है कंप्लीट है, जबकि इनकम्प्लीट है। मैंने पूछा कभी, जैसे शादी वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो जो होस्ट होता है वो हमें दरवाजे पे ही मिल जाता है, राइट। दरवाजे पे मिल जाता है, बोलता है प्लीज़ आइए, और थोड़ा इंग्लिश जानता है तो बोलता है ना प्लीज़ एंजॉय द फंक्शन। क्या एंजॉय करना है? फंक्शन करने को बोल रहे हैं। उसने बोला प्लीज़ एंजॉय द डिनर। क्या एंजॉय करने दे रहा है? डिनर। और जब वो कुछ एंजॉय करने नहीं दे रहा है तो सुना होगा आप लोगों ने क्या बोलता है? एंजॉय योरसेल्फ। क्यों कहता है? क्योंकि एंजॉय कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव, जिसे किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की, मीनिंग कंप्लीट करने। तो सीधा सा लॉजिकल पॉइंट, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब क्या नहीं आएगा?
ऑब्जेक्ट, जबरदस्ती नहीं लिखना है। जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट का स्थान फिल करने के लिए जिन प्रोनाउन की ज़रूरत है उन्हें ही क्या कहा गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, और ये माई सेल्फ यहाँ कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। यानी सीधी सीधी बात, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो जिन प्रोनाउंस की ज़रूरत है उन्हें ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड टू ऑल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं वो हम लोग आगे कॉन्सेप्ट्स में सीखेंगे और आप लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करना। मैं रेस कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, राइट। अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। अभी देखिए हम टाइप्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, राइट। इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो आगे आने वाली चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या लिखा है भैया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, तो ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करें या जिनके बदले नाम आए उन्हें क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने पूछा हु आर यू, whom do you want to meet, right? तो who हुआ, whom हुआ, which हो गया, right? what हो गया, etc. जो WH वर्ड क्या काम करे, प्रश्न पूछने का और जिनके बदले नाम आ सके। अब देखिए मैं कहीं अगर यहाँ लिखूँ why do you come here, तो आप बोलेंगे सर यहाँ why क्या काम कर रहा है, क्या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बिल्कुल नहीं। यहाँ वाई क्या काम कर रहा है, रीजन बताने। क्या इसके बदले नाम बोलोगे, और नाम नहीं बोलोगे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है। अभी के लिए ध्यान रखो, इंटरोगेटिव वर्ड मानो, राइट। चलिए आगे बढ़े। इसी से जन्म लेता है हमारा अगला प्रोनाउन, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव, रिलेट वर्ड रिलेट करेगा, रिलेशन बताएगा, संबंध स्थापित करे। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखना चाहूँगा जिससे आपको ये आसानी से समझ में आए, राइट। मैंने लिखा रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड which relates to a noun or pronoun that is used before it, right? मैंने लिखा यहाँ पर a relative pronoun is a word which relates a noun or pronoun that is used before it। यानी relative pronoun एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, relate करता है। किसको रिलेट करता है, नाउन या प्रोनाउन को। कौन से नाउन या प्रोनाउन को, जो उससे जस्ट पहले आएंगे। ये बात विशेषकर ध्यान रखने की कि रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट नाउन या प्रोनाउन को करता है, लेकिन कौन से नाउन या प्रोनाउन को, जो उससे जस्ट पहले आते हैं। और मेरे दोस्तों यहाँ से एक शब्द का जन्म होता है कि जिस नाउन या प्रोनाउन को वो रिलेट करता है, जो उससे पहले आते हैं, उसे नाम दिया जाता है एंटीसीडेंट। क्या नाम दिया जाता है, एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती कहा जाता है। रिलेट करेगा नाउन या प्रोनाउन को, कौन से नाउन प्रोनाउन को, जो उससे पहले आए। अब देखिए यहाँ तो हु आर यू क्वेश्चन पूछ रहा था, हाँ या ना, तो हु यहाँ पर क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं द बॉय हु इज लुकिंग at you is my cousin। लड़का जो आपकी तरफ देख रहा है मेरा कजिन है। अब देखिए यहाँ पर हु आया, क्या ये हु क्वेश्चन पूछ रहा है या रिलेट कर रहा है, किसको रिलेट कर रहा है, इस बॉय को। और ये बॉय हमारा क्या बन गया, एंटीसीडेंट। क्या बन गया, एंटीसीडेंट, हाँ या ना। तो सीधी बात, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करते हैं नाउन प्रोनाउन को, कौन से नाउन प्रोनाउन को, जो उससे पहले आए, और उन्हें क्या नाम देते हैं, एंटीसीडेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट। और आसानी से समझें तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का पता चलेगा जब वाक्य का एक ही भाग हो, हु आर यू। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में मिनिमम कितने भाग होंगे, दो। जैसे द बॉय हु इज लुकिंग एट यू,
इज माई कजिन, दूसरा भाग। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट राइट। तो टाइप्स का ध्यान रखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसका यूज़ पैराजम्बल्स में मिलेगा और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को जस्टिफाई करने के लिए, राइट। मैं रेस करता हूँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, राइट। अच्छा, इंग्लिश में, इंग्लिश छोड़िए, प्रैक्टिकल लाइफ पर आते हैं। आपको याद होगा हम स्कूल जाया करते थे और स्कूल में एक दिन होता था बर्थडे वाला, जिस दिन टॉफ़ी बांटने का बहुत मन होता था, राइट। तो टीचर हमसे क्या कहता था, डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज। तो देखिए इंग्लिश में एक प्रोनाउन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। कौन कौन से प्रोनाउन है, आसानी से समझेंगे। ईच ऑफ, राइट, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, राइट, everyone, everyone of एक्सेट्रा। यानी ये सब क्या काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। मैंने बोला ईच ऑफ अस हैज ऑब्लिक हैव अ मैप। जल्दी बताइए क्या आएगा। ईच ऑफ अस हैज़ ऑब्लिक हैव अ मैप, क्या आएगा। तो देखिए हमारे से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब हमें से प्रत्येक के पास मैप है, यानी सबके पास है, तो सबके लिए तो हैव। ध्यान दीजिए, सब में से प्रत्येक के पास, यानी हर एक को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाँ या ना। तो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या हो गया, सिंगुलर। सीधी बात, ध्यान रखिएगा। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेंटेंस में क्या होंगी, सिंगुलर, और इसीलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट, राइट। यही कॉन्सेप्ट है ध्यान रखने का इस पॉइंट पर। आगे बढ़ते हैं, इरेज करता हूं मैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है बहुत आसानी से समझ में आएगा, बस दो और हैं, ज़रा समझ लेते हैं। नाम से ही मतलब क्लियर है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं है, यानी एक ऐसा नाम, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो मेल फीमेल दोनों के लिए आ सकता है। जैसे मैंने कहा someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, right, इस तरह से एक्सेट्रा। अच्छा, सिंगुलर होंगे या प्लूरल, तो ऑब्वियसली इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके सेंटेंस में क्या रहेंगे, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। जैसे मैंने कहा somebody is waiting for you outside, राइट। तो somebody के लिए क्या आ गया है, is, सीधी बात, राइट। बहुत आसान सा है। लास्ट जो हमारा टाइप है उसको ज़रा समझ लेते हैं और फटाफट से जस्टिफाई करेंगे क्या है उसका मीनिंग। आप लोगों ने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, इंग्लिश से ज़्यादा इसे सुना होगा आप लोगों ने मैथ्स में। पढ़िए क्या लिखा है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे मैंने आपसे पूछा, एक मैंने आपको फ्रैक्शन दिया 5/7, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/5। अब इस 5 को क्या कहा, न्यूमरेटर, 7 क्या होगा, डिनोमिनेटर। दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन किसने बताया, फ्रैक्शन ने, और उसका उल्टा क्या हो गया, रेसिप्रोकल। तो कहने का मतलब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन में जो शब्द रिलेशन बताएं उन्हें ही क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये दो ही होते हैं, एक हम लोगों ने सुना होगा ईच अदर, एंड सेकेंड वन इज योर वन अनदर। ईच अदर का यूज कब होगा, जब रिलेशन कितनी चीज़ों में बताना है, 2, और वन अनदर का यूज कब होगा, जब रिलेशन कितनी चीज़ों में बताना है, मोर देन 2। एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं। मैंने कहा राजीव एंड मीरा हेल्प ईच अदर इन नीड। ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। दो लोग हैं, दो से ज़्यादा होंगे अगर यहाँ ऐड कर दो, राजीव, मीरा एंड सुरेश, हेल्प वन अनदर। क्या होना चाहिए, राजीव, मीरा एंड सुरेश हेल्प वन
अनदर, एक दूसरे की मदद करते हैं, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है, क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। वी शुड हेल्प ईच अदर या वन अनदर, जल्दी से बताइए। ईच अदर या वन अनदर क्या होना चाहिए, क्या बोलता है आपका दिमाग? तो बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा सर वन अनदर, वी तो एक से मतलब दो से ज़्यादा है, कैसे पता? वी में मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने भी? तो यहाँ वी हमें नहीं बताता ये 2 हैं या 2 से ज़्यादा, तो जब तक स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, यहाँ आपका ईच अदर भी सही है, वन अनदर भी सही है, याद रखिए ग्रामर में। और जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो आप उसके अनुसार लिखिएगा, राइट। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जिनसे रिलेटेड चीज़ें आपको देखने मिलेंगी और समझ में भी आएंगी। कितने टाइप्स थे? सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, जो कि जनरली रिपीटेशन रोकने का काम करते हैं। कितने पर्सन थे? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेशन का काम करते हैं, राइट। उसके बाद एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव, हमने डिफरेंस देखा था। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेट करें किसको? एंटीसीडेंट को, जो उससे पहले आता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हमने देखा था हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन और लास्ट में रेसिप्रोकल। आई होप आपको ये टाइप समझ में आए हों, राइट। इनको ज़रा एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे चीज़ों को सीखने में, राइट। तो आज मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। टिल देन कीप रिवाइजिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।